एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर यही है, महाराष्ट्र सरकार पर आ गया है बड़ा संकट, क्योंकि अजीत पवार ने महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री पद से दे दिया है इस्तीफा। और इसके साथ ही अब महाराष्ट्र सरकार पर संकट आ गया है, क्योंकि एनसीपी के सभी मंत्रियों ने भी अपने इस्तीफे प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दिए हैं। शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया है। अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा है। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार का इस्तीफा किसी भूचाल से कम नहीं है। आपको बता दें कि एनसीपी के कुछ विधायकों ने समर्थन वापसी की मांग की है। शरद पवार से मांग की गई है कि महाराष्ट्र सरकार से एनसीपी अपना समर्थन वापस ले। एनसीपी विधायक दल की कल दोपहर 2 बजे बैठक भी होनी है। इस बीच एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने साफ किया है कि एनसीपी महाराष्ट्र सरकार में रहेगी, लेकिन साथ ही एनसीपी के कुछ मंत्रियों ने प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। तो ये इस्तीफा किसी भूचाल से कम नहीं है, क्योंकि अब एनसीपी के मंत्रियों ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। अब कल दोपहर 2 बजे एनसीपी विधायकों की बैठक होनी है। मी कुणाचाही 5 पैशाचा मिंदा नाहीये। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए अजीत पवार ने दावा किया है कि उन्होंने 5 पैसे भी गलत ढंग से नहीं कमाए। मी कुणाचाही 5 पैशाचा मिंदा नाहीये। 15,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में शामिल होने का आरोप लगने के बाद अजीत पवार के इस्तीफे ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। महिनोमहिनी फाइल्स व प्रस्ताव मंत्री कार्यालयात ठेवणे हे मला कधीच मान्य नाही। आलेल्या प्रस्तावावर लवकरात लवकर निर्णय घेणे आवश्यक असते व तशी माझी कामाची पद्धत आहे। त्यामुळे जलद निर्णयाबद्दल टीकेशी मी सहमत नाही। या प्रकरणाची पूर्ण पाहणी, विलंबाची व अधिक खर्चाची कारण मीमांसा करता यावी म्हणून मी उपमुख्यमंत्री पद व मंत्री पदावरून मुक्त होण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। पूर्व चीफ इंजीनियर विजय पंधारी ने अजीत पवार पर घोटाले का आरोप लगाते हुए सिंचाई परियोजनाओं की जांच की मांग की थी। अतिशय निकृष्ट झालेला असून आणि असे 4-5 ठिकाणी खड्डे केल्यानंतर ते गंभीर असल्यामुळे दुसऱ्या दिवशी मी संबंधित अधीक्षक अभियंत्यांना साईटवर बोलवलं आणि त्यांच्या समोर सगळं त्यांना दाखवलं। त्यांनी अक्षरशः पोकलेन लावून ते सगळं काढलं। हो, आणि जे काही त्या प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता होते त्यांनी लेखी इन्स्पेक्शन नोट काढलेली आहे की मला बांधकामामध्ये ओली वाळू भरलेली आढळली। हे सगळं पेपरवर आहे आणि मी तर खूप डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन करून गव्हर्नमेंटला रिपोर्ट पाठवला 600 पानांचा, परंतु त्या रिपोर्ट नंतर काय झालं हे मला कोणीही कळवलं नाही। अजीत पवार पर आरोप है कि उन्होंने सिंचाई के नाम पर गलत ढंग से पैसों का आवंटन किया। साथ ही पैसों के आवंटन के बाद भी काम 1% आगे नहीं बढ़ा। कहा जा रहा है कि जिन कामों का खर्च 150 करोड़ रुपए होना था, उनका खर्च 1000 करोड़ रुपए तक बताया गया और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया। जरूर उनकी कोई रणनीति होगी। एनसीपी जो शरद पवार जैसे बड़े नेता, धुरंधर राजनीति में उनका इतना साल का अनुभव है, तो अचानक कोई होता नहीं वहां। ये कोई सोची समझी रणनीति है। अजीत पवार जून से अगस्त तक 17,700 करोड़ रुपए के 32 प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के बाद से सुर्खियों में थे। उन्होंने विदर्भ सिंचाई विकास निगम से इजाजत लिए बगैर इन फैसलों को हरी झंडी दिखाई थी। भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट के निगरानी में एसआईटी चाहती है। 70,000 करोड़ सिंचाई घोटाले में जो कॉन्ट्रैक्टर की जेब में गए हैं, उसमें से जो किकबैक स्विस बैंक में गए हैं, वो पैसा जनता की तिजोरी में आए, यही हमारी इच्छा है। लेकिन कोलकाता में एक समारोह में मौजूद शरद पवार ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। पवार तो चुप हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एनसीपी का एक धड़ा सरकार से अलग होने की मांग कर रहा है। हालांकि एनसीपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय सरकार में मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि उनकी पार्टी सरकार में बनी रहेगी। जहां हमारी सरकार में भूमिका है, महाराष्ट्र की सरकार में
कांग्रेस और एनसीपी की सरकार आगे भी चलेगी, हमारा सहयोग रहेगा, हमारे मंत्री कार्यरत रहेंगे। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस पूरे इस्तीफे प्रकरण को नाटक बताया है। वहीं प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि अजीत पवार इस्तीफे पर बने रहेंगे। ये निर्णय कोई ऐसा नहीं है कि केवल एक ढोंग नाटक है कि केवल अभी इस्तीफा दे दिया और कल वापस ले लिया। इस्तीफे का सस्पेंस तो ऐसा रहा कि जिस वक्त अजीत पवार ने इस्तीफा दिया उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पुणे जा रहे थे। इस्तीफे की खबर सुनकर वो वापस मुंबई लौट गए। अजीत पवार का इस्तीफा अब तक मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन ये सब तूफान से पहले का सन्नाटा है। तो अजीत पवार का इस्तीफा और इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार के लिए ये संकट की घड़ी है। अब क्या फैसला लेगी अजीत पवार का इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं, किस तरह से बचेगी महाराष्ट्र की सरकार? हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता रशीद मसूद जी और साथ ही बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक वानखेड़े जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। रशीद मसूद जी, महाराष्ट्र सरकार के लिए, कांग्रेस नेतृत्व की महाराष्ट्र सरकार के लिए तो एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी हो गई है। देखिए, संकट की घड़ी नहीं है, क्योंकि प्रफुल्ल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ बात कर दी गई है कि ये गठबंधन के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है और महाराष्ट्र की सरकार भी चलेगी। और लेकिन मसूद साहब, एनसीपी के जो मंत्री हैं उन्होंने अपना इस्तीफा भी प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दिया है, उसको भी हमें याद रखना चाहिए। हाँ, वो देखिए, वो एक नेचुरल रिएक्शन है और उन्होंने ये अपने इस्तीफे चीफ मिनिस्टर को नहीं दिए, ये चीफ अपने पार्टी के अध्यक्ष को दिए हैं। यही इस बात से को देता है कि पार्टी के साथ वो मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। ये सिर्फ इतना इंडिकेशन है इसका, इसको दूसरे कोई माने आप ना दें कि कहीं सरकार गिर रही है या एनसीपी और कांग्रेस अलग हो रही है, ऐसी कुछ मेरा ख्याल में बात नहीं है। बल्कि एक ज़माना तो ये हुआ करता था, आपको याद होगा कि एक ज़माने में ट्रेन के एक्सीडेंट के ऊपर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था, इल्ज़ाम लगने पर इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब एक फैशन बन गया है इल्ज़ाम लगाने का भी और उसका भी। ऐसे हालात में मैं समझता हूं कि अजीत पवार साहब ने इस्तीफा देकर एक बहुत बड़ा काम किया है। और मेरी राय में, क्योंकि इल्ज़ाम तो होते रहेंगे, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थौर, और उनको इस्तीफा देने की मंजूर मेरा ख्याल नहीं करना चाहिए। बहरहाल वैसे तो ये शरद जी और कांग्रेस के लोग वहां बिल्कुल, क्योंकि मसूद साहब, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण क्या करते हैं, इस्तीफे को मंजूर करते हैं या नहीं। लेकिन भूपेंद्र यादव जी, दिल्ली से मुंबई तक क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है? जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भ्रष्टाचार है, चाहे वो केंद्र में हो या फिर हम बात करें महाराष्ट्र की। नहीं, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहां भी भ्रष्टाचार है। देखिए, आप ये बात ना कहा करें, याद होगा जहाँ ये भ्रष्टाचार में सारे ही पड़े हुए हैं, बीजेपी वाले पड़े हुए हैं। इसलिए इंक्वायरी आने दीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद ही बात होगी। आप रशीद मसूद जी, मेरी बात सुन लीजिए। वो एक तरफा बात, महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार वो सरकार है जिसमें इनके मुख्यमंत्री श्री अशोक चव्हाण जी एक आदर्श स्कैम में ऑलरेडी चार्जशीटेड है। इस सरकार पे वैसे ही बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार की जो सक्षमता है, वो मुंबई के आजाद मैदान में जिस प्रकार से मुंबई पुलिस के साथ सलूक हुआ है वह आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के जो गवर्नेंस की स्थिति है, वहां पर जिस प्रकार से किसानों ने आत्महत्याएं करी है वो आप देख सकते हैं। और ये जो घोटाला अभी हुआ है, ये जो महाराष्ट्र की सिंचाई व्यवस्था के संबंध में हुआ है, वह काफी शर्मनाक है। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव किरीट सोमैया जी आपके चैनल पे ही कह रहे थे कि इसकी विशेष न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के अंतर्गत आने वाली जांच एजेंसियों पे हमें किसी प्रकार का भरोसा नहीं है। और इस प्रकार की जांच कराने का भी रशीद मसूद जी भी कह रहे थे, और रशीद मसूद जी अभी अजीत पवार के इस्तीफे का स्वागत भी कर रहे थे। हो सकता है कांग्रेस की कोई रणनीति हो, लेकिन विशेष न्यायिक जांच होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए और कोलगेट कांड की भी जांच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अशोक वानखेड़े जी, ये जो मेरा एक रशीद मसूद जी से एक सवाल है कि जहां महाराष्ट्र के राजनीति में आदर्श में जो आदर्श स्थापित करके जो मोरल इंडेक्स है, नैतिकता का उस सूचकांक जो आपने एक ऊपर स्थापन किया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मात्र अखबार में खबर आने पर इस्तीफा हो गया था, वहाँ दर्रा एक आपके मंत्री है, कोलगेट में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी सीबीआई ने
आपकी पार्टी उनसे इस्तीफा नहीं ले रही है, आपको नहीं लगता कई बार कांग्रेस में भी दो मुही बात होती है या दो स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं? देखिए सिर्फ नहीं, देखिए सिर्फ मैंने कहा ना कि जब हर चीज में आप स्कैंडल को तलाश करने लगोगे और आपका मंशा दिखाई देगा कि आपका मंशा सिर्फ कांग्रेस को ही डैमेज करना है, दूसरा कुछ नहीं है। जहां करप्शन दूसरी जगह में, मैं भी यही बात कह रहा था। मैं सीबीआई की चार्जशीट को लेके बोल रहा हूं। मसूद साहब, किसी के चार्जेस नहीं है, सीबीआई की चार्जशीट है वो। कर्नाटक में नहीं हो रहा है, कर्नाटक में तो मिनिस्टर जेल में पड़ा हुआ है भाई। हाँ, तो फिर आपके यहाँ क्यों नहीं, महाराष्ट्र में क्यों नहीं? जगह है तो सबकी उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी के बाद जो भी दोषी पाया जाए उसे सजा मिलनी चाहिए। अब आप इंक्वायरी भी कहते हो कि स्पेशली हाई कोर्ट करे, तो फिर हाई कोर्ट में आप लोग जाओ। जिसको ये है देखिए, उसमें हमारे हाथ इख्तियार की चीज नहीं है। हम चाहते हैं इंक्वायरी हो, आप चाहते हो कि हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हो, तो आप मूव कीजिए। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कोई भी सरकार बाहर नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको मुनासिब समझेगा, हाई कोर्ट मुनासिब समझेगा, तो हम वेलकम करेंगे उसको। तो सिंचाई पे व्हाइट पेपर लाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? सिंचाई के घोटाले को लेके मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने व्हाइट पेपर लाने की बात की है, क्या आप इससे सहमत हैं कि व्हाइट पेपर आना चाहिए? हाँ, अगर जब उन्होंने बात की है तो क्यों नहीं आना चाहिए, फिर क्या बात है? देखिए, मुझे उसके पूरी तफसीलें बहुत ज्यादा नहीं मालूम है, इसलिए मैं आज इस वक्त उस पर यह कमेंट नहीं कर सकता हूं। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम व्हाइट पेपर लाएंगे, तो फिर लाएं, और उसके बाद फिर आपके ऊपर भी एक रास्ता खुला हुआ है जी। लेकिन रशीद मसूद साहब, हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा सवाल मसूद साहब यहाँ पर ये भी उठता है कि महाराष्ट्र की सरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार है, पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री है वहां, ये जो संकट आ गया है इससे वो किस तरह से निपटेंगे? क्योंकि आप भी देख रहे हैं एनसीपी में इस समय दो स्वर सुनाई दे रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल जहां कह रहे हैं कि सरकार को समर्थन जारी रहेगा, वहीं अजीत पवार के घर पर वो मंत्री तमाम मौजूद हैं जिन्होंने अपने इस्तीफे प्रदेश अध्यक्ष को सौंपे हैं। तो संकट तो है सरकार पर। देखिए, ये बात मैं भी आपसे कह रहा हूं कि वहां कोलिशन गवर्नमेंट है और एनसीपी के लोगों को गुस्सा एक नेचुरल बात है, या अफसोस कहिए या गुस्सा कहिए, जो भी आप उसको कहना चाहें। और उसमें उन्होंने अपनी की सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए एक हमेशा होता है कि अध्यक्ष को इस्तीफे सौंप दिए जाते हैं, और अध्यक्ष के ऊपर ही फिर होता है कि वो जो फैसला करे फिर पार्टी उसके साथ चलती है। तो प्रफुल्ल जी का जो बयान है, मैं समझता हूं कि इसको आप शरद पवार साहब का ही बयान समझें, और बड़ा सुलझा हुआ बयान है, बड़ा मतलब ये है कि सटीक बयान है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि उसको बिला वजह में हम उल्टे सीधे ऐसे वैसे मायने पहनाते रहे। तो कल 2 बजे एनसीपी की मीटिंग में क्या होने वाला है? मैंने जो कहा और मैंने जो स्वागत किया, मैंने सुनिए, अभी आपने कहा है कि मैंने अजित पवार के उसका स्वागत किया है। मैंने स्वागत नहीं किया, मैंने कहा है कि एक जमाना होता था कि इल्जाम के बाद ही इस्तीफा दे दिया जाता था। तो मैं समझता हूं कि ये एक सराहनीय काम उन्होंने किया है जी। अब इसको चीफ मिनिस्टर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, मेरी राय ये भी है। ठीक है। रशीद मसूद जी, भूपेंद्र यादव जी, रशीद मसूद जी, कोलगेट में तो इल्जाम लग गया है, नहीं कोलगेट में तो इल्जाम लग गया है, विजय दर्डा पे तो इस्तीफा कराएंगे? हेलो, आप तो पालन करिए ना उन परंपराओं का। जब आपने अशोक चव्हाण का कराया तो उनका भी इस्तीफा कराइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है, और नहीं करना, जो नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं साथ में ये भी कह रहा हूं। तो इन उन्होंने ये, मैंने आपको पहले कहा है कि इस चैनल पे बार-बार बात उठ रही है कि आप दो तरह के मापदंड अपनाते हैं। मिनिस्टर इस्तीफा दे देता था, लेकिन ऐसा ही हुआ है कि हर बात जब आपकी सरकार पूरी महाराष्ट्र इल्जाम लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है, इसलिए जब अब लोगों ने इस्तीफे देने बंद कर दिए हैं, तो ये आज आपकी पूरी सरकार के ऊपर सिंचाई घोटाला है। नहीं, जो दल अजीत पवार सरकार फॉलो करना चाहता है, बहुत खुशामदीद है, उनको भी हम तो वेलकम करते हैं। जो हमने उनको मजबूर नहीं करते, लेकिन जो करना चाहता है फॉलो करे। अब भूपेंद्र यादव जी, लेकिन यहाँ पर जो बात रशीद मसूद जी कह रहे हैं, भूपेंद्र यादव जी एक्शन क्या लेने जा रहे हैं? जो बात यहाँ पर रशीद मसूद जी कह रहे हैं वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि दिल्ली से मुंबई तक जो भ्रष्टाचार की बात हो रही है, ठीक है, दिल्ली में यूपीए की सरकार, मुंबई में महाराष्ट्र की अगर हम बात करें कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार, लेकिन वो तो बाकी सरकारों पर भी सवाल उठा रहे हैं। रशीद मसूद साहब, आपके प्रदेश की जो सरकारें कह रहे हैं भ्रष्टाचार में फिर सभी सरकारों को बराबरी से देखना चाहिए। देखिए, जो भी भ्रष्टाचार में, हमारा ये मानना है
कि शासन में स्वच्छता होनी चाहिए, जिसके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप है उसको न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इसमें किसी को आपत्ति कहाँ है? और हम कहाँ कहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार होना चाहिए? लेकिन इसमें सबसे बड़ी देश में बात यह है कि वर्तमान में जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार है वो किसी भी प्रकार की निष्पक्षता से सामने नहीं आना चाहती है। एक सामान्य बात जब यह है कि जो 142 कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है, वह आवंटन अगर गलत तरीके से हुआ है तो सबसे पहले उस आवंटन को रद्द करके एक विशेष जांच दल क्यों नहीं बैठाते हैं? आप बार बार पीसमिल करके कुछ विषयों को तोड़ते हैं, कुछ विषयों को छुपाते हैं और कुछ के खिलाफ इंटेंशनली काम करते हैं। आप इस प्रकार से जब पीसमिल काम करते हैं तो जनता की नजर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ संदेह होना स्वाभाविक है। मसूद साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? पार्लियामेंट में बयान जिस दिया तरह की नीतियां सरकार अपना रही है उससे जनता के मन में संदेह पैदा होता है। जी बिल्कुल देना चाहूंगा जी, मैं इसका जवाब बिल्कुल देना चाहूंगा। देखिए, ये जो पॉलिसी थी जो ये देने की स्क्रीनिंग कमेटी के थ्रू, ये 1993 से बनी। उसके बाद 6 साल इनकी सरकार भी रही है। इन्होंने 37 ब्लॉक्स अलॉट किए हैं, लेकिन इनके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि ये ओपन बिडिंग से होना चाहिए। ये भी कांग्रेस के ही दिमाग में आया कि ये अलॉटमेंट ओपन बिडिंग से होना चाहिए, और कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की। इनके तमाम मिनिस्टरों ने उसका अपोजिशन किया। उसके बाद शंकर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद उन्होंने कहा इनसे स्टेट से मशवरा किया जाए, फिर स्टेट ने उसको जबरदस्त अपोजिशन किया। तो हमने उसके अब तो कोई बादला रही नहीं। अब तो 93 से और 2012 तक सबके लिए इंक्वायरी का ऑर्डर्स हो गए हैं, सबके लिए इंक्वायरी हो रही है। तो अब सब बात आ जाएगी। कैंसिलेशन का जब सवाल आया कि वो टेकअप कर रहे थे रफ्ता करके और कैंसिल करते, अब आएंगे तो अब सबका आ ही रहा है। ठीक है, चलिए बात तो कोल ब्लॉक की हो गई, इसको तो हम ज्यादा तूल नहीं देंगे क्योंकि ये भी एक मुद्दा है। ये भी एक मुद्दा है। रशीद मसूद साहब, कोल ब्लॉक में जितने कांग्रेस के इन्वॉल्व है उतने भाजपा के भी मुख्यमंत्री उतने ही इन्वॉल्व है। जिस कैग के रिपोर्ट के ऊपर भाजपा इतना एक सेकंड बोलिए। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं रशीद मसूद साहब ये पूछना चाहता हूं कि अब तो आपने सुबोध कांत साय के भाई का कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द कर दिया। सुबोध कांत साय का पत्र है जिसमें उन्होंने अपने भाई के लिए कोल ब्लॉक के आवंटन के लिए कहा। आप सुबोध कांत साय का इस्तीफा लेंगे? देखिए, मैंने लाइसेंस रद्द किया। कोई पार्टी के बिहाफ पे नहीं बैठ रहा हूं यहाँ पे, ना मतलब है कि सरकार के बिहाफ पे बैठा हूं। मैं तो फिर आप मसूद की ऐसे से कांग्रेस डिफेंड भी कर रहे हैं, पार्टी को भी नहीं कर रहे हैं। एक बात डिफेंड कर रहे हैं आप, सरकार एक बात कर रहे हैं। यदि पत्र ही मात्र एक सेकंड पत्र ही मात्र इस्तीफा लेने के लिए कौन इस्तीफा लेगा, कारण हो सकता है। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। देखिए, ये प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई। इस्तीफा लेना चाहिए। जब सीधे आपने एक्शन लिया है, आपकी केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है और आपके पास कोई जवाब नहीं है। चलिए भूपेंद्र यादव जी, हम इसको कोलगेट की चर्चा पर ले जाएंगे फिर घुमा फिरा कर। जी मसूद साहब, आपने अपनी बात कह दी। 1993 की बात आपने कह दी। सीबीआई पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करना चाहते कोलगेट पे। ठीक है, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करना चाहते, टेलीविजन चैनल पे चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक बार फिर क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आया है और उस पर जो आरोप अजीत पवार पर लगे हैं, जो इस्तीफा हुआ है, उसके चलते महाराष्ट्र सरकार संकट में, इसीलिए चर्चा हो रही है। लेकिन अशोक वानखेड़े जी, जो बात अभी रशीद मसूद साहब कह रहे थे कि इसको इतने, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने जो कह दिया, जो प्रफुल्ल पटेल ने जो बात कही है कि समर्थन जारी रहेगा, फेस वैल्यू पे लेना चाहिए। रशीद मसूद साहब को पूरा मसला ही पता नहीं है। वो खुद ही कह रहे हैं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं उनको बता दूं, 70,000 करोड़ का घपला बोला जा रहा है महाराष्ट्र के सिंचाई विभाग में। जानकारी है नहीं है तो मैं आपको और एक बात बता दूं, रशीद मसूद जी, आप वरिष्ठ नेता है, आप अच्छे पोजीशन पे रह चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि 7 महीने के अंदर 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन यदि 26,000 करोड़ होता है तो इस बात को क्या कहेंगे आप? ऐसा कौन सा सीमेंट का, लोहे का, ऐसा किस बात का भाव बढ़ गया था कि 6,000 के प्रोजेक्ट 7 महीने में 26,000 के करोड़ के हो गए? और ये फिगर हमारे नहीं है, विधानसभा के पटल पे रखे, सदन पे रखे गए फिगर सही है। इसी को लेके अलग अलग कमेटियां, वडनेरी कमेटी ने यही रिपोर्ट दी है, पंधारे ने अपने पत्र में यही कहा है, जिस पत्र को लेके उप मुख्यमंत्री ने आज इस्तीफे की बात कही है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। यदि 70,000 करोड़ 80,000 करोड़ खर्चा करने के बाद भी तो आपके प्राइम मिनिस्टर को 1,000 करोड़ का पैकेज किसानों को देना पड़ता है ताकि वो आत्महत्या नहीं करे, तो कहीं ना कहीं ये मानो कि 70,000 करोड़ पानी में चले गए बगैर पानी दिलवाने के लिए। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी।
देखिए उसमें इंक्वायरी की बात तो कही है। बिल्कुल मसूद साहब, मैं आपको मौका दूंगी जवाब देने का, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें उद्धव ठाकरे से जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है महाराष्ट्र में, उस पर शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे से, कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से बात की, क्या बोला उन्होंने? राजनीतिक गतिविधियां काफी जोरों शोरों पर चल रही है महाराष्ट्र में। सत्ताधारी पक्ष में जो साथीदार है एनसीपी, उसके सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा शामिल कर दिया है। क्या कहेंगे सर, राष्ट्रवादी के लगभग सभी नेताओं ने अपना इस्तीफा? कल परसों तक पूरा शांत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रवादी में हिम्मत नहीं है सरकार से बाहर निकलने की। अगर वो राज्य में सरकार से बाहर निकलते तो केंद्र से भी उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा, और जिस पल वो सत्ता से बाहर आएंगे तो उनके पीछे इंक्वायरी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और फिर उनका बचना मुश्किल होगा। शरद पवार जी का एक स्टैंड है कि हम महाराष्ट्र में कोई भी सत्ता में अस्थिरता नहीं लाना चाहते, लेकिन एक तरफ उनके सभी मंत्री थे। मजबूरी है, कुछ कर भी नहीं सकते वो, अगर कुछ चाहे तो भी नहीं कर सकते, मजबूरी है उनकी। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के सीएम ने ये सारे इस्तीफे कबूल करने चाहिए और उन्होंने उल्टा कहना चाहिए कि आप इस्तीफा दे रहे हो कि मैं निकालूं आपको? 2014 के इलेक्शन को लेकर अगर कुछ साफ कारोबार के लिए यहाँ आए हैं तो उनके साथी भी साफ होने चाहिए। 2014 की इक्वेशन अगर देखी जाए इलेक्शन के बाद, तो क्या राजनीतिक गलियारों में कुछ बदलते चित्र नजर आ सकते हैं आपकी तरफ से? अभी समय है, अभी फिलहाल कल क्या होता वो देखते हैं। मैंने इसलिए कहा कि राष्ट्रवादी तो कुछ नहीं करेगी, मुख्यमंत्री क्या करते वो मुझे दिखता है। सर एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि जो महंगाई का जो सबसे प्रमुख मुद्दा है आजकल पूरे देश में, उसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए राष्ट्रवादी का स्टंट है? उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल है, एक वातावरण है, और उससे नजर हटाने के लिए शायद दाम बढ़ाए गए होंगे, ताकि आप आपकी चिंता में व्यस्त रहो, हम हमारे काम में व्यस्त रहेंगे। तो उद्धव ठाकरे साफ तौर पर ये कहते हुए कि एनसीपी ने जो ये कदम उठाया है अजीत पवार ने, ये सिर्फ 2-3 दिन की ही बात है, और उन्होंने ये भी कहा कि दबाव की राजनीति बनाने की कोशिश है, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि मुख्यमंत्री ऐसे वक्त में क्या करते हैं, क्योंकि अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को ये निर्णय करना है कि अजीत पवार का इस्तीफा लें या नहीं लें। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।